जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोशल मीडिया यूजर्स को जिम्मेदारी का एहसास दिलाया है। अपने ट्वीट में जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोशल मीडिया यूजर्स से नामुनासिब और इश्तिआल अंगेज पोस्ट शेयर करने से गुरेज करने को कहा है। पुलिस ने महफूज और मुनज़्ज़म माहौल के लिए सोशल मीडिया के मुस्बत और बेहतर इस्तेमाल पर जोर दिया है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार असलवानी ने कहा है कि अगरचे वो जम्मू और उधमपुर लोकसभा सीटों पर हार गए हैं, लेकिन उनके वोटों में इजाफा हुआ है। वकार असुल ने कहा कि इंतखाबी मुहिम के लिए कम वक्त की वजह से पार्टी इलेक्शन हार गई। असेंबली इंतखाबात के बारे में पार्टी की तवक्कुआत के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए वकार असलवानी ने कहा कि पार्टी उन इंतखाबात में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। वकार असलवानी ने कहा कि बीजेपी का कांग्रेस मुक्त भारत का नारा नाकाम हो गया। उन्होंने कहा कि एनडीए हुकूमत ज्यादा देर तक नहीं चल पाएगी। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रेसिडेंट वकार असलवानी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे जो रिजल्ट्स आए हैं नेशनल लेवल पे और जम्मू कश्मीर। देखो, जो कांग्रेस मुक्त भारत बीजेपी बोलती थी वो नारा तो लगभग खत्म हो गया ना। कांग्रेस ने अपनी सीटों को डबल कर दिया, 50 से हम 100 पे पहुंच गए करीब। और बीजेपी जो 370 का ताना हमको देती थी, हम 370 नारे देंगे, सीटें लेंगे, 400 पार करेंगे, वो 240 पे पहुंच गए। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी अब क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है इंडिया में उसकी। ये तो दबाव की राजनीति, इलेक्शन कमीशन का इंटरफेयर, ईडी, सीबीआई, हर चीज लगा के इन्होंने ये सीटें मैनेज की। नहीं तो अगर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन लड़ते तो ये 200 पे भी नहीं होते। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में बीजेपी का खाता खत्म हो रहा है, बीजेपी का सोबड़ा साफ हो रहा है। कांग्रेस स्टेट में भी वापसी करेगी और सेंटर में भी वापसी। कांग्रेस ने 2 सीटों पर इंडिविजुअली चुनाव लड़े थे, हालांकि उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी साथ था। जम्मू और उधमपुर की अगर बात करेंगे, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए, क्या वजह रही? देखो, जब हम पिछली बार हारे थे तो बहुत बड़ी लीड से हारे थे, 4.5 लाख वोट से हम उधमपुर सीट हारे थे। और इसी तरह से जो रजौरी पुंछ काट के अगर जम्मू आप देखें तो हमारा वोट बचता था 2.25 लाख। आज हमने जम्मू में 5,52,000 वोट लिए और उधमपुर में हमने 4.5 लाख के करीब वोट लिया। तो मुझे लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट है, 3 गुना हमने वोट दिया ज्यादा पहले से। एक धक्का और लग जाएगा, बीजेपी फिनिश। मुझे नहीं लगता है असेंबली में लोग वोट देंगे, असेंबली में ये फिनिश हो जाएगा। आपको लगता है कि कहीं कैंपेनिंग में कोई दिक्कत रही, कैंपेनिंग उस तरह से नहीं हो पाई? अगर बीजेपी की बात करें तो बड़े चेहरे भी आए, लेकिन कांग्रेस के इतने बड़े चेहरे यहां कैंपेनिंग के लिए नहीं आ पाए। देखो, पहाड़ी क्षेत्र में इलेक्शन था, बारिशें भी थी उन दिनों में, फर्स्ट फेज में हमें रखा गया और साथ में रोजू में भी रखा। मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया ज्यादा आता है, लोग निकले नहीं कैंपेन के टाइम, फिर 4 दिन बचते थे। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो हमें हुई और हमारा कैंडिडेट भी लेट डिक्लेयर हुआ। बीजेपी ने बहुत ही वाज सिटिंग एमपी, वो पहले से ही तैयारी कर रहा था। काफी अड़चने आई, उसमें हम मंथन करेंगे बैठ के कि आगे क्या होना चाहिए, कैसे हम आगे बढ़े। इलेक्शन जो असेंबली के आने वाले हैं, ये भी कहा जाता है कि सितंबर खत्म होने से पहले पहले ही इलेक्शन कराए जाएंगे, तो कितनी तैयारी है? और दूसरा, ये जो आज का इलेक्शन था, ये क्या आपको लगता है इससे क्या फीडबैक मिला है? कांग्रेस की परफॉर्मेंस आगे कैसी होगी असेंबली चुनाव? अच्छा है, पूरे देश में भी कांग्रेस ने अपना मार्क डबल कर दिया है और यहाँ भी काफी इंप्रूवमेंट है। वोट शेयर हमारा 15% बढ़ गया है और बीजेपी का 15% डाउन हो गया है। ये ठीक है, बीजेपी हमसे काफी आगे थे, लेकिन लगभग हम बराबर पे पहुंच चुके हैं। अब थोड़ी फर्क है। मुझे लगता है असेंबली में ऐसा नहीं होगा। असेंबली में हम इनको यहाँ से भगा देंगे और असेंबली में हमारी सरकार बनेगी। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर रैना ने वकार असलवानी पर उनके उस बयान पर तनकीद की है कि उनकी पार्टी ने लोकसभा इंतखाबात में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। रविंदर रैना ने कहा कि कांग्रेस एक भी सीट जीतने में नाकाम रही है, यानी वो कोई एक सीट भी जीत नहीं पाई, जो साबित करता है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की कोई बुनियाद ही नहीं है। रविंदर रैना ने यह भी दावा किया कि जम्मू डिवीजन की 2 सीटों पर मुखालफिन के झूठे प्रोपेगेंडे के बावजूद बीजेपी अच्छी तादाद में वोट हासिल करने में कामयाब रही। सर, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहला सवाल यही है, आंकलन किस तरह से कर रहे हैं आप? जो पहले जो आपकी 2 सीटें हैं उसका आंकलन क्या है आपका?
आप तो जीत गए हैं, लेकिन टोटल आंकलन जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटों पर खुद अपने कैंडिडेट्स उठाए थे और दोनों सीटों पर बीजेपी की जबरदस्त जीत हुई है। जम्मू रियासी पार्लियामेंट सीट पर जुगल किशोर शर्मा साहब तीसरी मर्तबा फिर जबरदस्त अंदाज में इलेक्शन जीते हैं और वहीं उधमपुर कठुआ डोडा पार्लियामेंट सीट से डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब भी तीसरी मर्तबा लगातार एक बम्पर जीत के साथ, बड़ी जीत के साथ उन्होंने ये इलेक्शन जीता है। मैं जम्मू, सांबा, रियासी की जनता का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जुगल किशोर शर्मा साहब को तीसरी मर्तबा मेंबर पार्लियामेंट बनाने में अपना सपोर्ट दिया और उधमपुर, कठुआ, डोडा, किश्तवाड़ और रामबन जिला की जनता का, आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि तीसरी मर्तबा लोगों ने दिल खोलकर डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब को और बीजेपी को कामयाब किया। बड़ी जीत है। भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट 100% है। हमने जितनी सीटें लड़ी जीती। अपोजिशन ने तो टफ फाइट दी कांग्रेस ने। देखिए, जमहूरी निजाम में ताकत अवाम के हाथ में होती है और अवाम ने बीजेपी को विनर बनाया है। मैं अवाम का शुक्रिया अदा करता हूं। कांग्रेस नेगेटिव पॉलिटिक्स करती है, कांग्रेस अलग अलग साजिश करती है। बीजेपी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और डेवलपमेंट के ऊपर इलेक्शन लड़ती है। बीजेपी का मिशन है कि पूरा मुल्क एक परिवार है, हम सब भाई हैं और मुल्क के अंदर रहने वाले हर शख्स की खिदमत होनी चाहिए। बीजेपी का यही मंशूर है, इसलिए लोगों को बीजेपी पसंद है और कांग्रेस हारी है। मिशन जम्मू तो ठीक रहा आपका, मिशन कश्मीर में अभी भी आप पिछड़ रहे हैं। पहले बात करूंगा आपके दो, जहां पीपल्स कॉन्फ्रेंस को आपने सपोर्ट किया और अपनी पार्टी भी कुछ खास नहीं कर पाई। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के तीसरे मुकाम पे और यहां तक कि अपनी पार्टी ये कह रही है कि हमें नुकसान हो गया, हमने जिस तरह से बीजेपी ने हमें सपोर्ट किया ओपनली, उसका नुकसान हो गया, एक गलत मैसेज चली गई। जहां तक वादी कश्मीर की बात है, अनंतनाग रजौरी पार्लियामेंट सीट से मोहतरम मियां अल्ताफ साहब इलेक्शन जीते हैं। मैं मोहतरम मियां अल्ताफ साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं। श्रीनगर पार्लियामेंट सीट से आगा सईद रहुल्ला साहब जीते हैं। मैं रहुल्ला साहब को भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। वहीं नॉर्थ कश्मीर के बारामूला पार्लियामेंट सीट से इंजीनियर रशीद साहब जीते हैं। मैं इंजीनियर रशीद साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन आशु के साथ मैं समीर, बट न्यूज़ 18 जम्मू। और बारामूला पार्लिमानी नशिस्त पर जीत दर्ज करने वाले इंजीनियर अब्दुल रशीद के फर्जंद इब्रार रशीद ने कहा है कि उनके वालिद की जीत सिर्फ लोगों की मोहब्बत और खास तौर पर नौजवानों की कोशिशों की बदौलत मुमकिन हो पाई है। उन्होंने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। जब मैं लोगों के बीच में गया पहले 2-3 दिन, तो मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगा था कि शायद इतना ही वोट पड़ेगा, शायद ज़्यादा वोट नहीं पड़ेगा, शायद हम जीत नहीं सकेंगे। लेकिन जैसे हमने कैंपेन आगे बढ़ाई, जैसे हम लोगों के साथ जुड़ते गए, नौजवान हमारे साथ जुड़ते गए, और फिर मैंने ये भी एक खास चीज़ देखी कि सिर्फ नौजवान ही नहीं, बुजुर्ग भी निकले, वो खुद पैदल निकले हमारी रैलियों में। मेरी एक ऐसा असेसमेंट है पर्सनल कि खवातीन ने आपको वोट दिया, क्या प्रेशर कुकर का सिंबल जो है वो भी कमाल कर गया, क्योंकि हर किसी के किचन में प्रेशर कुकर है और आपको अच्छा सिंबल भी मिला। जी बिल्कुल, जब हमारा सिंबल चेंज हुआ था, पहले हमें गैस सिलेंडर था, तो जब ये सिंबल चेंज हो गया तो हम बहुत ज़्यादा निराश हो गए थे कि अब पता नहीं हम लोगों तक कैसे ये बात पहुंचाएंगे कि हमारा चुनाव निशान चेंज हो गया। तो ये मुश्किल था हमारे, लेकिन मुझे लगता है जितना वायरल प्रेशर कुकर का सिंबल हो गया, उतना शायद जो हल था या और सेब था वो भी इतना मशहूर नहीं था, और ये लोगों की वजह से हुआ। और आपने सही फरमाया, खवातीन को शायद इन चीज़ों से ज़्यादा मोहब्बत था शायद। किचन में प्रेशर कुकर था ही, और जब वो पोलिंग बूथ पे पहुंचे तो उन्होंने प्रेशर कुकर ये बिल्कुल एक नेचुरल एफिनिटी थी उनको उसके साथ। तो जब वो वहाँ गए तो शायद वो खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने इंजीनियर रशीद साहब के हक में वोट डाला और उन्होंने आज सच्चाई का साथ दिया है, हक के लिए वोट दिया। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, हर किसी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने। पार्लियामेंट का इलेक्शन कोई आसान काम नहीं होता है। 18 असेंबली सेगमेंट्स इसमें आते हैं और मैक्सिमम सेगमेंट्स में आपकी लीड भी है। जिस तरीके से लोग आपके साथ जुड़ते गए, तो उसमें आपको लगता है कि आपका एक तो ये कि
आपका जाती कोई पॉलिटिक्स के साथ ताल्लुक नहीं है, आप एक स्टूडेंट है, लेकिन मजबूरी ने आपको यहां तक लाया कि आपको अपने वालिद साहब के लिए कैंपेनिंग करनी पड़ी। क्या वो फैक्टर हावी हो गया या उनसे बाकी कोई छूट होगी, चाहे वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट थे या नेशनल कॉन्फ्रेंस के? जी देखिए, जब फॉर्म एक्सेप्ट हो गया तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि उनको छोड़ दिया जाएगा एटलीस्ट कंपेनिंग के लिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो फिर मुझे भी जो है एक मजबूरी के तहत निकलना पड़ा, बहैसियत एक फर्जंद, क्योंकि अपना हक अदा करना था और मेरे एग्जाम्स भी थे, एग्जाम की तैयारी करनी थी। लेकिन मुझे तब ये लगा कि जो मेरे वालिद साहब की लड़ाई है वो शायद उस लड़ाई से बड़ी लड़ाई है और मुझे आज अपने वालिद साहब के लिए निकलना चाहिए, चाहे फिर जितना भी हो सके मुझे करना चाहिए। और जब मैं फिर निकला, मैंने लोगों तक बात पहुँचाई, उमर साहब ने अपनी बात पहुँचाई, सज्जाद साहब ने अपनी बात पहुँचाई। मैं तो ये कहूँ, या तो शायद उनका मैनिफेस्टो इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, या फिर इंजीनियर रशीद साहब का काम और जो हमेशा कश्मीर के लिए बात करते थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर आज इसमें। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कावेरी का एक वीडियो वायरल, आतिफ असलम दिग्गज सिंगर लता मंगेशकर का नगमा गाकर दी श्रद्धांजलि। राजौरी के बिटौरी इलाके में चोरी की घटना, चोरों ने किराना दुकान में चोरी कर ली। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। लेह में आईटीबीपी की 24वीं वाहिनी ने किया प्रयोग का इस्तेमाल, मिशन लाइफ के तहत किया गया प्रशिक्षण। तराल में प्रशासन ने किया बैठक का आयोजन, बैठक की अध्यक्षता तहसीलदार मोहम्मद इमरान ने की। सार्वजनिक और निजी शैक्षणिक संस्थानों ने लिया हिस्सा। बड़गाम के पखापुरा इलाके में वन्यजीव विभाग ने पकड़ा तेंदुआ, तेंदुए ने कई मवेशियों का किया शिकार। कुलगाम में सिंचाई और ग्रामीण विकास विभाग ने सिंचाई सुविधा की बहाल, मरम्मत और निर्माण कार्य किया गया शुरू। नहर को लेकर तैयार की गई रिपोर्ट। दूध पथरी पर्यटन स्थल पर संपर्क मार्ग हुआ जर्जर, कई जगहों पर धंस गई सड़क, प्रशासन पर लगाए गए आरोप। श्रीनगर में तहत शतरंज और टेबल टेनिस टूर्नामेंट का किया गया आयोजन, युवा सेवा एवं खेल विभाग ने किया टूर्नामेंट का आयोजन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 जय के लिए। पर आप देख रहे हैं पहली खबर। सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा है कि पिछले नतायज के मुकाबले में इस मर्तबा के लोकसभा इलेक्शन के नतायज में जबरदस्त तब्दीली आई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी लीडर आईन को यानी कॉन्स्टिट्यूशन को तब्दील करने का मंसूबा बना रहे थे, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। तारिगामी ने कहा कि बीजेपी ने उन सब को तोड़ने के लिए हर हरबा आजमाया, लेकिन वो नाकाम रहे। तारिगामी ने कहा कि मुल्क के अवाम ही सियासतदानों की किस्मत का फैसला करते हैं। उन्होंने कहा कि यूएपीए एक ड्रैकोनियन कानून है और इसे मनसूख करने पर गौर किया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं जो रिजल्ट्स आए हैं सबको चौंका दिया। हालांकि एग्जिट पोल जो है वो कुछ और कह रहे थे। बात करते हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं सीपीएम के सीनियर लीडर हैं वो तारिगामी साहब, एग्जिट पोल्स कुछ और कह रहे थे, रिजल्ट कुछ और आया। यही है ना कमाल हमारे अवाम का और जमहूरियत का। ये नहीं है कि आप आदाद शुमार ठोसेंगे, लोगों की अपनी जुबान है, अपना मन भी है, वो खुद अपनी बात कहना चाहते हैं और आज हिंदुस्तान के अवाम ने अपनी ही बात कही, दूसरों का एजेंडा नहीं अपना एजेंडा मुकर्रर किया आने वाले वक्त के लिए। जरूरी है एक स्ट्रांग अपोजिशन होना, एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए। मैं एक चीज बताऊंगा कि जहां तक हमारे मुल्क का ताल्लुक है, बड़ी बात जो अगर आप मुझे पूछेंगे कि ये रूट्स जो है डेमोक्रेसी के बहुत गहरे हैं। हमने इमरजेंसी भी देखी, कई बार तानाशाहाना रवैया भी देखा, इस सरकार की तरफ से भी काफी जो तानाशाही के इक़दाम हैं वो भी देखे, लेकिन हमारे मुल्क के अवाम जो हैं और जमहूरियत का जहां तक ताल्लुक है वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। मैं एक शहरी होने के नाते जो मेरा तजुर्बा है कि कई दाव आजमाए गए सरकारों की तरफ से, आज की सरकार की तरफ से खास तौर पर, लेकिन वो बोल जाते हैं कि हमारे अवाम लिख रहे हैं हमारे बारे में किताब में, और उनका जो लिखना होता है वो लकीर काफ़ी मजबूत होती है। उन्होंने फैसला सुनाया, तुम अपनी जगह, तुम्हारे दावे, हमारी अपनी ज़िंदगी है
जो हमें बता रही है बदलाव चाहिए, जमहूरियत बची रहे, तब जाकर ही हमारा बदलाव हो सकता है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर इफ्रा जान ने लोकसभा के हैरान कुन नताइज और उमर अब्दुल्ला की हार पर रद्दअमल जाहिर किया। इफ्रा जान ने एग्जिट पोल पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। इफ्रा ने कहा कि वो सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़ रहे थे बल्कि वजीर आजम मोदी, मीडिया, जांच एजेंसियों और व्हाट्सएप जाली इंडस्ट्री से भी लड़ रहे थे। इफ्रा ने कहा कि अमित शाह ने उधमपुर में कहा कि सिर्फ उमर अब्दुल्ला को हारना चाहिए। इफ्रा ने कहा कि इंजीनियर रशीद की जीत नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ नहीं थी। लोगों ने तिहाड़ के खिलाफ वोट दिया, जहां इंजीनियर रशीद पिछले 5 सालों से हैं। इफ्रा, ये बताएं, कल हमने रिजल्ट्स देखे, चौंकाने वाले थे कहीं ना कहीं। जो एग्जिट पोल जिन्होंने प्रेडिक्ट भी किया था, आपने देखा लाइव टीवी में कुछ लोग थे, उन्होंने रो दिया। जी जी, देखिए वो जो तमाशा लाइव टीवी पे उन्होंने रोने का किया, उस रोने से उन हजारों लोगों के, या मैं कहूं लाखों लोगों के पैसे, जिनके पैसे स्टॉक मार्केट में डुबाए गए, बिकॉज जो वो एग्जिट पोल्स आए वो बहुत स्ट्रेटेजिकली स्टॉक मार्केट को इन्फ्लेट करने का एक तरीका था। उन लोगों के पैसे उस रोने से, उस नाटक से वापस नहीं आएंगे। इससे लेकिन सवाल ये होता है कि क्रेडिबिलिटी क्या है, क्रेडिबिलिटी उन लोगों की क्या है और ये झूठ क्यों फैलाया गया, इसको मद्देनजर साइड पे रखते हैं। ये रिजल्ट्स चौंकाने वाले क्यों थे? ये रिजल्ट चौंकाने वाले इस वजह से थे क्योंकि ये इलेक्शन जो था ये लेवल प्लेइंग इलेक्शन नहीं था। ये ऐसा इलेक्शन नहीं था जहां दो पॉलिटिकल पार्टियां एक ही समान की हों, एक ही ताकत की हों और लड़ती हैं। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जो है, जिस इंडिया गठबंधन का नेशनल कॉन्फ्रेंस भी एक प्राउड पार्टनर है, हम लोग किससे लड़ रहे थे? क्या हम सिर्फ बीजेपी से लड़ रहे थे? बिल्कुल नहीं। हम बीजेपी से लड़ रहे थे, हम मोदी से लड़ रहे थे, जो उसकी एक इमेज बना के लोगों को प्रेजेंट की गई है, हम उससे लड़ रहे थे, हम मीडिया से लड़ रहे थे, हम उस हजारों करोड़ों रुपए से लड़ रहे थे जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की वजह से सिर्फ इनको आता है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में देख लीजिए कितने लाखों करोड़ों का पैसा इनको गया। हम 32 इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से लड़ रहे थे। मुझे एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बताइए मुझे जिसके शिकंजे में कोई ऑपोजिशन का सीनियर लीडर ना हो। एक ऑपोजिशन के लीडर का मुझे नाम बताइए, एन ऑपोजिशन लीडर वर्थ हिज सॉल्ट, जिसके घर पे ईडी की रेड न पड़ी हो, जिसको ईडी का समन ना आया हो, जिसको ईडी ने जेल में न भरा हो। कितने हमारे पत्रकार जिन्होंने इनसे सवाल किए उनको जेल में बंद कर दिया गया। ये वजह थी कि क्यों ये एक विक्ट्री हमारे लिए है। क्यों आप कहेंगे कि नहीं, आपका तो मेजॉरिटी सीट्स नहीं आए, डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट दिस इज अ विक्ट्री, एंड डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट बीजेपी जो है वो सिर्फ 240 सीटों पे रह गई। अयोध्या की सीट बीजेपी हार गई। आप समझिए कि हो क्या रहा है। कुछ टाइम पे तो जो न्यूज आ रही थी कि नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से ट्रेल कर रहे थे काफी देर तक, वो हार रहे थे वाराणसी से काफी देर तक। आपकी स्मृति ईरानी जी हार गई। जो आपके वो लीडर्स थे जिन्होंने मस्जिदों के सामने तीर चलाए थे या तीर चलाने का नाटक किया था कम्युनल फ्रेंजी खड़ा करने के लिए, आपके वो लीडर्स हार गए। तो ये एक मिरेकल था और ये एक जनता का बहुत करारा तमाचा बीजेपी को था। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर में पूरी दिल्ली की सरकार से लड़ रही थी। 3 पार्टी के प्रेसिडेंट से लड़ रहे थे, इंजीनियर रशीद से लड़ रहे थे, महबूबा मुफ्ती से लड़ रहे थे, सजाद लोन से पढ़ रहे थे। देयर 3 पार्टी प्रेसिडेंट्स दैट वी वर फाइटिंग। उसके बाद दिल्ली के पैसे से लड़ रहे थे, अमित शाह से लड़ रहे थे। अमित शाह जी उधमपुर में आके कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उमर अब्दुल्ला साहब हारने चाहिए। दिस इज व्हाट ही सेड, दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग। अमित शाह जी ने यह बात कही कि सिर्फ ही शुड लूज, दैट इज इट। और कश्मीर के 3 लोकसभा सीटों में से 2 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत दर्ज की है। श्रीनगर और अनंतनाग राजौरी सीट पर पार्टी ने जीत का परचम लहराया है। इस तरह कश्मीर में पार्टी बड़ी ताकत बनकर सामने आई है। इससे वोटरों की तायद हासिल हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कश्मीर की 35 असेंबली सेगमेंट में गलबा रहा, जबकि पीडीपी 5वीं पोजीशन पर रही है। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा रूहुल्लाह ने जीत दर्ज की, जबकि अनंतनाग राजौरी सीट पर मियां अल्ताफ फाते रहे।
और ईशान वानी हमारे साथ मौजूद है इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। ईशान, नतायज सामने आ चुके हैं और अब जाहिर है कि उसके एनालिसिस हो रही है, पार्टी अपने लेवल पर जो है वो उसे देख रही है कि हमें कहाँ कितनी हिमायत मिली, कितनी नहीं मिली। सवाल यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर है। हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो ये दावे कर रही है कि हमें लोगों का अच्छा खासा सपोर्ट मिला है, अल्लाह कि उमर अब्दुल्ला अपनी सीट हार जाते हैं, लेकिन फिर भी कितनी जो है वो ताकतवर बनकर उभरी नेशनल कॉन्फ्रेंस? देखिए, हमने जो विश्लेषण किया है डेटा का, जिसमें श्रीनगर, बारामूला और अनंतनाग राजौरी का डेटा है, और अगर हम अनंतनाग को उसमें जोड़ें तो कहीं ना कहीं ऐसा साफ दिख रहा है कि जो असेंबली सेगमेंट्स के हिसाब से डेटा जो इलेक्शन कमीशन या रिटर्निंग ऑफिसर ने हमें प्रोवाइड करा है, उस हिसाब से आज भी अगर इलेक्शन होते हैं, असेंबली के इलेक्शन होते हैं और वोटिंग इसी पैटर्न पे होती है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कश्मीर में दबदबा जारी है। 35 सीटें जो 35 सेगमेंट्स है उन पे उनकी बरतरी हासिल है, और जिसका ये मतलब होगा कि अगर आज असेंबली इलेक्शन होते हैं तो कहीं ना कहीं उसी पैटर्न पर अगर वोटिंग होती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ से 35 असेंबली सेगमेंट की जो सीटें हैं वो ले जाएगा। और जिसमें दूसरा फैक्टर ये देखना होगा कि असेंबली के इलेक्शन अगर होते हैं आज नॉर्थ कश्मीर साइड से, तो इंजीनियर रशीद के खाते में कम से कम 14 लोकसभा जो असेंबली सीटें हैं उस पर उनका दबदबा है। तो कहीं ना कहीं ये जो नंबर का खेल है वो आपको कहानी बताता है कि अभी भी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का दावा है कि हालांकि उनके जो नेता हैं उमर अब्दुल्ला के हारने से नेशनल कॉन्फ्रेंस कैंप जरूर उदास है, लेकिन अगर आप डेटा देखें जिसमें अनंतनाग का हो, चाहे श्रीनगर का हो या बारामूला का हो, उसमें अभी भी बरतरी जो है सेगमेंट वाइज अगर हम डिवाइड करें डेटा तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है। लेकिन जो नई उभरती पार्टियां हैं, जैसे सज्जाद लोन की पार्टी है, तो उनके जो असेंबली सेगमेंट है उन पे एक सीट पे जहां से उन्होंने पहले भी रिप्रेजेंट करा है उस पे अभी भी उनके नंबर्स जो है, वोट शेयर जो है वो ज्यादा है। और वहीं इंजीनियर रशीद के पास कम से कम 14 सेगमेंट्स पे जो है लीड और बरतरी हासिल है। देखिए, हमने काफी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर से भी बात की, जो इंजीनियर रशीद का फैक्टर जो अभी भी बात हो रही है उसमें ये साफ तौर पर उभर के आ रहा है कि जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने वोट बैंक था उसमें से भी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस से वोट निकल के इंजीनियर रशीद को इस बार पड़े हैं। क्या ऐसी वोटिंग पैटर्न जो है असेंबली इलेक्शन में होती है वो देखने लायक होगी, लेकिन फिलहाल जो डेटा बता रहा है, विश्लेषण जो हमने किया है उससे ये साफ तौर पर पता चल रहा है कि कम से कम 35 असेंबली सेगमेंट पे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा है, और वहीं 14 असेंबली इस कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे इंजीनियर रशीद। और वहीं खास तौर पर ये देखने की बात होगी जो पीडीपी है, जम्मू कश्मीर पीडीपी जिसकी महबूबा मुफ्ती सरबराह है, वो खाली 5 सेगमेंट्स पे जो है लीड करे हुए है, जिसमें 3 महबूबा मुफ्ती के खाते में है और 2 जो है वहीद पर्रा के जहां पे उन्हें इलेक्शन लड़ा था, पुलवामा हो और भी एक इलाका है असेंबली सेगमेंट का पुलवामा में, उन पर उनकी लीड है। तो कुल मिलाकर 5 असेंबली सेगमेंट्स पे उनकी लीड है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के कम से कम 35 असेंबली सेगमेंट्स पे लीड है। क्या इसी पैटर्न पे असेंबली इलेक्शन जब होते हैं उस पर वोटिंग होती है वो देखना जरूरी होगा? क्या कैसे जो है आगे इसमें प्रोग्रेस होती है? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने असेंबली के जो वोटिंग है उसको बढ़ाती है? क्योंकि इस बार काफी फैक्टर्स, चाहे इंजीनियर रशीद हो या कुछ और नेता भी जो है मैदान में आए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वोट डिस्ट्रीब्यूट हुआ। क्या आगे असेंबली इलेक्शन में ऐसा ही होता है? अगर होता है तो अभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उनका दबदबा लगातार जम्मू कश्मीर के कश्मीर क्षेत्र में जारी है। जी ईशान, मैं चाहूंगा जरा आप एक बार फिर से हमें जरा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अगर सबकत बनाई है इतनी ज्यादा, तो उसका मतलब सीधे तौर पर जो अभी आप बता रहे थे कि जो रीजनल दूसरी छोटी पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां हैं, जैसे अपनी पार्टी है या जेकेपीसी है, तो इन पार्टियों का क्या मुस्तकबिल आप देख पा रहे हैं? जेकेपीसी के लिए खुसूसन अगर हम बात करें, देखिए, क्योंकि हमने काफी बार देखा है कि जो वोटिंग पैटर्न है वो काफी बार अलग होता है, चाहे वो जहाँ पे पार्लियामेंट के चुनाव हो या असेंबली के चुनाव में थोड़ा डिफरेंट लेवल पे वोटिंग होती है, क्योंकि लोकलाइज इश्यूज होते हैं, चाहे सड़क, पानी, बिजली हो, या लोग अपने करीबी नेता से जुड़ पाते हैं। तो उसमें कैसा इनका रोल रहेगा वो जरूरी होगा। ये अल्ताफ बुखारी ने हमें बताया था कि ये इलेक्शन जो है उनके लिए टेस्टिंग ग्राउंड है, लेकिन उनके हिसाब जो डेटा है उसके हिसाब से उनको किसी भी जो असेंबली सेगमेंट है उसमें लीड हासिल नहीं है। तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं चाहे आज सवाल उठे, लेकिन अल्ताफ बुखारी ये कह सकते हैं, या जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस में सज्जाद लोन की जो है एक सेगमेंट पे लीड है हंदवारा में, जो कि उनका बैस्टियन रहा है, जहां से वो पहले
पहले भी चुन के आए हैं और मिनिस्टर भी रहे हैं बीजेपी पीडीपी कोalition में, तो वहां पर उनका दबदबा है। लेकिन क्या ये वोट बाकी सेगमेंट्स में वो ले सकते हैं, या नेता अगर जैसे इमरान अंसारी उनके नेता हैं जो पहले भी मिनिस्टर रहे हैं पीडीपी बीजेपी गवर्नमेंट में, अगर वो अपने सेगमेंट पे लड़ते हैं तो क्या वो वोट शेयर जो पीडीपी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है या बाकी अन्य पार्टियों का है जैसे सज्जाद लोन या इंजीनियर रशीद का है, क्या वो डिवाइड हो पाता है बाकी पार्टियों में, ये देखना जरूरी होगा। क्योंकि हमेशा हमने देखा है ग्राउंड पे कि जो असेंबली के इलेक्शन होते हैं वो काफी अलग होते हैं पार्लियामानी चुनाव से, लेकिन कैसा इनका फ्यूचर रहेगा वो देखने लायक होगा। क्या वो कुछ सीटें निकाल पाएंगे कश्मीर में, क्योंकि उम्मीदें जो है लगातार उनसे ऊंची है, चाहे वो केंद्र में सरकार हो, क्योंकि केंद्र में सरकार यही मानती है जो क्योंकि लाइक माइंडेड पार्टीज में अपनी पार्टी हो या पीपुल्स कॉन्फ्रेंस हो, उस पे जो है काफी हाई होप्स है कि वो कश्मीर से सीटें निकाल पाएंगी, क्योंकि 2019 के बाद ये पार्टियां जो हैं पीडीपी या बाकी अन्य पार्टी हो वहां से निकलकर बनी है और एक नई लीडरशिप की जो बात कर रहे थे उसकी तरफ देखा जा रहा है। लेकिन क्या ये असेंबली चुनाव में सीट निकाल पाएंगे, क्या ये असेंबली चुनाव में बरकरी हासिल कर पाएंगे, ये देखने लायक होगा। लेकिन फिलहाल जो डेटा है पार्लियामानी चुनाव को उससे ये पता चल रहा है कि अगर आज असेंबली इलेक्शन होते हैं और वोटिंग इसी तर्ज पे होती है तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, जो कि रिवायती कश्मीर से ग्रास रूट लेवल पार्टी उभरी थी, और उसको ही जो है अभी भी बरकरी हासिल है और वो अभी भी दबदबा कायम किए हुए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका ईशान तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।